हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली वेटने विजडम। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अली वेटने विजडम में। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिस टॉपिक पर बात करेंगे, वो थोड़ा सा हटके है। हटके मतलब टेक्निकल नहीं है, लेकिन हमारी फील्ड, हमारे रोज़गार, हमारी रोज़ी रोटी से जुड़ा हुआ है। आप सब जानते हैं कि कल एक न्यूज़ आई 31 जुलाई को, आज 1 अगस्त है, और आज से टैरिफ जो हैं 25% टैरिफ इंडिया के ऊपर लगा दिए गए हैं यूएस गवर्नमेंट द्वारा, ट्रम्प के ज़रिए से। इस एक आदमी ने इतनी ज़्यादा मतलब हलचल पैदा की हुई है दुनिया में कि जिसकी कोई हद नहीं है। जहाँ चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, मनमानी करते हैं, लोगों की रोज़ी रोटी से खेलते हैं, अपना मतलब सिर्फ सेल्फिश होके अपने बारे में ये लोग सोचते हैं। ठीक है, तो हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हम और चीज़ों के बारे में तो नहीं जानते, लेकिन अपना जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ख़ास तौर से डेयरी और पोल्ट्री का जो सेक्टर है, उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, उसके बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो अमेरिका के साथ चल रहे ट्रेड वॉर के बारे में, जिसमें इंडिया को ये कहा गया है कि वो अपने एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स के ज़ीरो टैरिफ पर खोलने के लिए कहा जा रहा है कि ज़ीरो टैरिफ लगाए जाएं और इंडिया में मार्केट एक्सेस यूएस के प्रोडक्ट्स को दिया जाए। तो इसमें जो एक बात आती है वो ये है कि टैरिफ वॉर है क्या। एक आम फार्मर के लिए, जो मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसे बताना चाहूँगा कि देखिए, जब दो या दो से ज़्यादा देश एक दूसरे से प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं तो उन पर टैक्स ड्यूटी लगाता है। मतलब जिस देश के अंदर प्रोडक्ट आ रहा है किसी दूसरे देश से, तो जिस में प्रोडक्ट आ रहा है वो टैक्स लगाता है उस प्रोडक्ट के ऊपर। इसकी दो वजहें होती हैं। एक तो अपने डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट किया जाता है, दूसरा ये होता है कि उससे रेवेन्यू कमाया जाता है ना। लेकिन यहाँ पर अमेरिका में ये अमेरिका की जो टैरिफ लगा रहा है, जो टैक्स लगा रहा है, ये एक तरीके से हैरेस करने के लिए लगा रहा है, दबाव बनाने के लिए लगा रहा है कि आप अपना मार्केट हमारे लिए खोलिए, क्योंकि उन्हें इतनी ज़रूरत नहीं है यहाँ के ट्रेड की जितनी हमें, मतलब इंडिया है, क्योंकि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, वो ऑलरेडी डेवलप्ड है और ऑलरेडी वहाँ से बहुत सारी चीज़ें इंडिया में आके बिक रही हैं और उनकी इकोनॉमी को फ़ायदा यहाँ से ज़्यादा वहाँ के लिए फ़ायदा हो रहा है, लेकिन उन्हें और चाहिए। ठीक है, तो लालच की तो कोई लिमिट होती नहीं है। तो वो क्या चाहता है देश जो टैरिफ लगाता है, जैसे अब यूएस में हमारा टैरिफ लग के अगर प्रोडक्ट जाएगा तो वो वहाँ पर महंगा बिकेगा, क्योंकि हम अपनी जेब से तो देंगे नहीं वो 25%। तो वो 25% जब लगेगा तो जाहिर सी बात है महंगा होगा, और महंगा होगा तो वहाँ के लोग खरीदेंगे नहीं, और ख़रीदेंगे नहीं तो वहाँ की डोमेस्टिक इंडस्ट्री बढ़ेगी। तो ऐसा ही वो चाहते हैं कि हम अपने मतलब जो इंडिया है एग्रीकल्चर सेक्टर को, डेयरी सेक्टर को ज़ीरो टैरिफ पर उनके लिए खोल दें, तो वो ये वाले टैरिफ को फिर कम कर देंगे, हटा देंगे। ज़ीरो टैरिफ पर खोलें इंडिया वाले, या फिर मान लीजिए थोड़ा बहुत टैरिफ लगा कर खोलें। जितना अब टैरिफ्स हैं उतने वो उतने के लिए तैयार नहीं है। मैं भी आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो देश में प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। अभी क्या है कि मान लीजिए डेयरी के प्रोडक्ट्स हैं, चीज़ है, मिल्क पाउडर है, उन पे 30% या 60% टैरिफ है। जब टैरिफ लग जाते हैं, टैक्स लग जाता है, इंपोर्ट ड्यूटी लग जाती है, तो वो चीज़ महंगी हो जाती है। अब अमेरिका में जो मिल्क पाउडर है, मान लीजिए वो 80 रुपये या 90 रुपये या 100 रुपये का बन रहा है, ठीक है, 1 kg मिल्क पाउडर, और इंडिया में वही चीज़ बन रही है 150 रुपये की, है ना। वहाँ से अगर इंपोर्ट होके आता है यहाँ पर 10 रुपये मान लीजिए किराया विराया या जो भी उसका लगा लें, तब भी यहाँ पर अगर 140 रुपये बेचेंगे वो, तो इंडिया के प्रोडक्ट को वो डाउन कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस पर ज़्यादा टैक्स लगाती है। ठीक है, तो उनके लिए फ़ीज़ेबल नहीं रह जाता है। तो
अमेरिका में ने अभी इस, क्योंकि ये सब डील्स अलग अलग देशों के साथ चल रही है और इंडिया के साथ अमेरिका का लगभग 132 बिलियन डॉलर के आसपास का बायलैटरल ट्रेड अभी भी चल रहा है, और ये इसे चाहते हैं कि मतलब 27 तक या 28 तक इसे 400 बिलियन तक ले जाएं। ठीक है, तो वो कैसे ये लेकर जाएंगे, और चाहते हैं कि मतलब वो यहाँ पर बिना टैक्स की चीज़ बेचें और हम वहाँ पर टैक्स लगाकर चीज़ बेचें। तो एक टेम्परेरी डील के लिए इन्होंने मतलब कहा कि एक टेम्परेरी डील हम करते हैं और इंडिया अपने मार्केट को यूएस प्रोडक्ट्स के लिए, ख़ास तौर से डेयरी और एग्रीकल्चर के लिए 0 या कम टैरिफ पर खोल दे। ठीक है, तो मतलब ये है कि अमेरिका से आने वाले इन प्रोडक्ट्स पर इंडिया को टैक्स या ड्यूटी कम करनी पड़ेगी या बिल्कुल हटानी पड़ेगी। तो अमेरिका की डिमांड क्या है? अमेरिका की जो डिमांड है वो ये है कि क्योंकि इंडिया एक बड़ा मार्केट है, तो वो चाहता है कि अमेरिका को भी इसमें एक्सेस मिले। जैसे एप्पल्स हैं, पिकन्स हैं, या फिर बादाम हैं, वॉलनट्स हैं, ये अमेरिका से यहाँ पर इंडिया में इंपोर्ट होते हैं और मतलब अभी हो रहे हैं। और वो चाहता है कि डेयरी प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर इंपोर्ट हों, जैसे चीज़ है, बटर है, मिल्क पाउडर है, वो भी इंडिया में बिना किसी रोक टोक के आ सके। तो यूएस के कॉमर्स सेक्रेटरी ने द प्रिंट की ये न्यूज़ है, उन्होंने कहा भी कि एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया का बंद नहीं रह सकता, इसे खोलना ही होगा। तो आज तो ये शुरुआत हुई है, आगे कहाँ मतलब सिस्टम जाएगा ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम कहाँ पर खड़े हैं, हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं इस चीज़ को मतलब इसका सामना करने के लिए। देखिए, हम कोई छोटी इकनॉमी नहीं है, इंडिया कोई छोटी इकनॉमी नहीं है। बार बार हमने इस बात को प्रूव किया है। हमारे यहाँ के जो एनिमल्स हैं आप देख सकते हैं पंजाब में जाके, इवन अब पंजाब में ही नहीं, हरियाणा, महाराष्ट्र वगैरह में भी ऐसे एनिमल्स हैं, भले ही वो यूरोप और अमेरिका के मतलब सीमेन से या क्रॉस ब्रीडिंग से वो गाय बनी है, लेकिन अब वो अमेरिका से या यूरोप से 19 परफॉर्म नहीं कर रही हैं, वो 20 या 21 ही परफॉर्म कर रही हैं वहाँ से। तो हमारे फार्मर्स मेहनती हैं, हमारे यहाँ का जो कल्चरल सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब लाइव स्टॉक प्रोडक्शन को लेके, और हमारी जो इकनॉमी की बैकबोन रही है वो फार्मिंग ही रही है, ख़ास तौर से डेयरी फार्मिंग। तो ट्रम्प का जो टैरिफ थ्रेट है वो यहाँ पर डेयरी में तो कम से कम शायद इतना मतलब ना चल पाए। बड़े लेवल पर जो कॉरपोरेट्स हैं, अमूल हो गया, मदर डेयरी वगैरह हो गए, इन्हें ज़रूर हिट कर सकता है, मतलब क्योंकि हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स आएंगे, मैं भी एक्सप्लेन करूँगा आपको। लेकिन छोटे फार्मर पे शायद इतना असर ना पड़े, जो रिटेल दूध को रिटेल कर रहा है, या क्योंकि ज़्यादातर छोटे ही फार्मर हैं और वो रिटेल कर रहे हैं, तो उन पर इतना फ़र्क इसका नहीं पड़ने वाला। तो ट्रम्प ने अप्रैल 2025 में कहा कि हम 26% टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे इंडिया के ऊपर, लेकिन वहाँ पर उसे 10% पे सस्पेंड कर दिया और 1 अगस्त 2025 तक के लिए इसे मतलब कहा कि हम निगोशिएट करेंगे, बैठ के मीटिंग करेंगे, देखते हैं कहाँ पर ये बात जाकर थमती है। तो अगर ट्रेड डील नहीं हो पाई, उस टाइम बात कही गई थी, तो हम 25% 26% टैरिफ लगा देंगे, जो आज इन्होंने लगा दिया। तो इंडिया का इंस्टेंस इसमें क्या था? तो इंडिया का जो एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर है वो यहाँ की गवर्नमेंट खोलने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल भी रेडी नहीं है, क्योंकि दोनों सेक्टर इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। इंडिया के फार्मर्स और रूरल इकोनॉमी इस पर डिपेंड करती है। एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये कहा गया है कि अगर इंडिया अपना डेयरी सेक्टर यूएस के लिए खोल देता है तो इंडियन डेयरी फार्मर्स को लगभग 1,03,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, लेकिन मैं इसमें अपना ओपिनियन भी दूंगा लास्ट में, और आप जब उसे सुनेंगे, डाटा को देखेंगे ना, तो आप खुद कहेंगे कि नहीं यार ये बात सही लग रही है। क्योंकि देखिए, डेयरी सेक्टर हमारा है, हम इसमें काम कर रहे हैं, हम फार्मर्स इसमें काम कर रहे हैं, और पॉलिसी मेकर्स हैं, जाहिर सी बात है, वहीं से डाटा निकल के आता है।
पूरी दुनिया में ये चीज़ें अवेलेबल हैं, कोई हम अकेले तो हैं नहीं। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसका क्या पड़ रहा है इस चीज़ का, तो डेयरी सेक्टर का अगर हम देखें रूरल इकोनॉमी में एक बड़ा हिस्सा है। ये लगभग 2.5 से 3% जीडीपी की वैल्यू है इसकी, डेयरी सेक्टर की हमारी जीडीपी में, जो ट्रांसलेट होती है लगभग 7.5 से 9 लाख करोड़ रुपए, है ना। और इससे लगभग 8 करोड़ परिवार लोगों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो ये लगा सकते हैं 8 करोड़ लोग, मतलब एक आदमी अगर एक फैमिली में है तो इससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लगभग 40 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, कम से कम 35 से 40 करोड़ लोग डेयरी से जुड़े हुए हैं। तो हम इसे इतनी आसानी से या इतना कैजुअल होके नहीं ले सकते हैं, ना गवर्नमेंट ले सकती है, ना पॉलिसी मेकर्स इसके बारे में इतने कैजुअल हो सकते हैं। बाकी की चीज़ें तो हम हटा दें। तो डेयरी सेक्टर एक बहुत ही सेंसिटिव सेक्टर है, ठीक है। और जहाँ पर भी आप इसकी डिबेट देख रहे होंगे तो डेयरी का नाम, डेयरी सेक्टर का नाम हर जगह आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना मतलब प्रॉब्लमेटिक है। एक बात और है, वो ये है कि इंडिया में जो काउ बेस्ड डेयरी प्रोडक्ट्स हैं ना, देखिए इंडिया में काउ एक बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है। उसका कल्चरल जो ओरिएंटेशन है, जो प्लेसमेंट है काउ का, वो बहुत हाई है ना। एक बहुत बड़ी तादाद वेजिटेरियन है और वो लोग अंडा भी नहीं खाते। तो एनिमल प्रोटीन की जो उनकी डिमांड है या उनकी रिक्वायरमेंट है वो दूध से ही पूरी होती है। वो चाहे पनीर की फॉर्म में हो या फिर मतलब डायरेक्ट दूध की फॉर्म में हो, दही की फॉर्म में हो, योगर्ट की फॉर्म में हो, चीज़ की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, वो ज़्यादातर जो उसकी डिमांड है वो दूध पूरा करता है वेजिटेरियंस का। तो यूएस से अगर मिल्क इंपोर्ट होने लगता है, आप इस बात को ध्यान रखें, तो यूएस की जो काउज़ होती हैं वो वेजिटेरियन डाइट नहीं खाती हैं, ठीक है। उन्हें एनिमल बेस्ड जो प्रोडक्ट होते हैं वहाँ पर, क्योंकि स्लॉटर कर दिया जाता है इन एनिमल्स को, तो उनका जो ऑफल्स निकलते हैं, गंदगी निकलती है, आंतें वगैरह, लंग्स, ये वो, उनकी हड्डियाँ, उन्हें चूरा करके, उन्हें सुखा के चूरा करके मीट मील तैयार किया जाता है, मीट एंड बोन मील तैयार किया जाता है। वो वहाँ के फीड में एनिमल के डलता है और उसे वो गाय खाती है, दूध देती है। ये एक नॉन नेगोशिएबल रेड लाइन है इंडियन पॉलिसी मेकर्स के लिए। अगर वहाँ से दूध इंपोर्ट होता है या यहाँ पर ये चीज़ें आती हैं, प्रोडक्ट्स आते हैं, तो वो वेजिटेरियन पॉपुलेशन के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा और उस पर रेड निशान शायद लगाया जाए। वो होता है ना एक जो पैकेट प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ये यहाँ की वेजिटेरियन पॉपुलेशन इसे शायद एक्सेप्ट ना करे, तो इसका आप ध्यान रखें। दूसरा ये है कि अभी इंडिया में जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उन पर हाई टैरिफ लगता है। चीज़ पर लगभग 30% है और बटर पर 40% है और मिल्क पाउडर पर 60% के करीब है। इससे यूएस जैसे कंट्रीज़ के जो प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में compete नहीं कर पाते। अच्छा, इसमें चैलेंजेस क्या हैं, है ना। चैलेंजेस ये हैं इंडिया के लिए कि अगर इंडिया अपना डेयरी सेक्टर खोलता है तो मिल्क के प्राइसेस में 15% तक कमी आ सकती है, जो फार्मर्स की इनकम और रूरल इकोनॉमी को हिट करेगी। ये एक अनुमान है जो मतलब सर्वे वगैरह से और इनसे लगाया गया है या लगाया जाता है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर दूध पाउडर इंपोर्ट होने लगता है तो दूध पाउडर से दूध बनाया जा सकता है। अब इंडिया जैसी मार्केट जहाँ पर इतना ज़्यादा नकली दूध बनता है, वो नकली दूध इंडिया के डेयरी सेक्टर को कंपटीशन नहीं दे पा रहा है, ठीक है। मतलब मैं उसकी कोई तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप ये देखिए कि इंडिया की जो डिमांड है, ड्राइविंग फोर्स है डिमांड की, वो इतनी ज़्यादा है कि लोगों को नकली दूध बनाना पड़ता है। तो अगर यूएस आ भी जाता है ना, मतलब वहाँ का अगर प्रोडक्ट आ भी जाता है, तब भी इंडियन डेयरी सेक्टर में जो डिमांड का साइड है ना, वो हिलने वाला नहीं है। लेकिन फार्मर्स को ज़रूर उस चीज़ का मतलब लॉस देखने को मिल सकता है। तो ये कहा जा रहा है कि 15% तक कमी आ सकती है दूध के प्राइसेस में। अब सोचिए कि 15% की कमी अगर आ गई, 70 रुपये लीटर इस टाइम दूध बिक रहा है ना,
और कॉस्टिंग जो है वो लगभग दूध की 40 रुपये से 45 रुपये के करीब है। मतलब मैं कंजर्वेटिव होकर बता रहा हूँ इस टाइम, क्योंकि चीज़ें कितनी महंगी है। मक्का 28 रुपये किलो तक बिक रही है, सोया डीओसी महंगी है, फीड महंगा है ना। और अगर आप लो क्वालिटी का फीड लेते हैं जिसमें डीडीजीएस वगैरह पड़ा रहता है, सस्ता होता है, तो वो दूध प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। अल्टीमेटली इनकम या पर केजी मिल्क प्रोडक्शन कॉस्ट वहीं पर आ जाती है। तो कल्चरल इशू जो इससे जुड़ा हुआ है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसा बताया कि वहाँ की गाय जो है वो नॉनवेज फीड खाती हैं। एक और मसला है जीएम क्रॉप्स का, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के ख़िलाफ़ हैं। वहाँ की गाय जो हैं वो जीएम मक्का खाती हैं। जीएम मक्का जब खाती हैं तो वो उनके पेट में जाता है और उसके अंश फिर या वो जो भी जीन्स हैं और वो हैं वो फिर उनके प्रोडक्ट्स में भी आते हैं। तो ये भी एक बड़ा स्ट्रिक्ट पॉइंट है कि उन एनिमल्स को यहाँ पर नहीं खाया जाता या उनके प्रोडक्ट्स नहीं खाए जाते जो जीएम क्रॉप से एसोसिएटेड होते हैं। अब बात करते हैं, ये तो हमने टैरिफ्स का और उन सब चैलेंजेस का देख लिया। अब बात करते हैं इंडिया का डेयरी सेक्टर किस तरीके से चल रहा है और इसमें इसका क्या इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है, हमारी अर्थव्यवस्था में इसका क्या कंट्रीब्यूशन है। जैसा पहले बताया लगभग 2.5 से 3% तक जीडीपी में डेयरी सेक्टर है, जो लगभग 7.5 से 9 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू 2023-2024 का डाटा है ये। तो ये एग्रीकल्चर जो टोटल एग्रीकल्चरल जीडीपी है ना उसका लगभग 26% है डेयरी सेक्टर। एम्प्लॉयमेंट की नज़र से हम देखें तो लगभग 8 करोड़ लोगों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देता है, जहाँ पर 70% से ज़्यादा इन लोगों में जो है वो लैंडलेस लेबर्स हैं, छोटे फार्मर्स हैं। और ज़्यादातर इसमें औरतें जुड़ी हुई हैं, लगभग 60 से 70% महिलाएं, जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाता है ये सेक्टर। तो और एम्पावरमेंट का, रूरल एम्पावरमेंट का एक बड़ा सोर्स है। फूड सिक्योरिटी की नज़र से अगर इसे देखा जाए तो लगभग ये प्रोटीन का एक बड़ा सोर्स है, और जो लोग अंडे वगैरह मीट नहीं खाते हैं उनके लिए लगभग ये एक अकेला सोर्स है प्रोटीन का। तो फूड सिक्योरिटी में भी इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। लगभग इंडिया में 2023 में 230 मिलियन मेट्रिक टन दूध का उत्पादन हुआ। तो इंडियन फार्मर्स जो छोटे स्केल पर काम करते हैं वो यूएस के सस्ते प्रोडक्ट्स के साथ compete नहीं कर पाएंगे। ये इस टाइम एक खबर चल रही है, और जाहिर सी बात है भाई, वहाँ पे अगर देखा जाए 80% जो इंडिया के मार्जिनल फार्मर हैं, स्मॉल स्केल फार्मर हैं, और यहाँ पर एवरेज जो प्रोडक्शन है गाय का वो 6 से 7 लीटर है एक गाय का। और यूएस में जहाँ एक फार्म में 1-1 हज़ार गाय रखी जा रही हैं और सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, तो वहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट लगभग 20 से 30% कम आती है। 20 से 30% कम होने का मतलब ये है कि अगर हम 40 रुपये का दूध यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो लोग 28 रुपये का ही दूध प्रोड्यूस कर रहे हैं या 25 रुपये का ही कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में जब वो 25 रुपये का मान लीजिए दूध प्रोड्यूस कर रहे हैं और दूध के ट्रांसपोर्ट में अगर 2 रुपये भी लगते हैं, 3 रुपये भी लगते हैं वहाँ से आने में यहाँ तक, तो हालांकि दूध नहीं आएगा, वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स ही वहाँ से आएंगे, ये तो एक अलग पहलू है। खैर, तो यूएस चाहता है कि इंडिया अपने डेयरी सेक्टर को खोले, क्योंकि वो हम एक बड़ा कंज्यूमर मार्केट हैं। लेकिन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि इंडिया अपने फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा और डेयरी पर कोई बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। 2019 में भी यूएस के साथ ट्रेड टॉक्स हुए थे, उसमें भी डेयरी को डील से बाहर रखा गया था। इसे रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP के नाम से जाना जाता है। तो इसी वजह से इंडिया इससे बाहर भी निकल गया था। तो यहाँ पर इंडिया का स्टैंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये दर्शाता है कि हमारी जो डेयरी सेक्टर है वो कितना स्ट्रॉन्ग है और आगे आने वाले टाइम में इसमें कितना पोटेंशियल जनरेट हो सकता है और हो भी रहा है ना। तो अगर यूएस के सस्ते प्रोडक्ट्स इंडिया में आ जाते हैं तो वो डोमेस्टिक डेयरी जो प्रोडक्शन है
ये माना जा रहा है वो घट सकता है। क्यों घटेगा? क्योंकि वहाँ के सस्ते प्रोडक्ट आएंगे, लोग वो लेना शुरू कर देंगे, इंडिया के फार्मर्स को प्रॉपर प्राइस नहीं मिलेंगे दूध के, वो डेयरी फार्मिंग से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा होने नहीं वाला है, चाहे ज़ीरो टैरिफ पे भी अगर खुल जाता है, हालांकि ऐसा नहीं होगा, ये एक हाइपोथेटिकल मैं एक बात कह रहा हूँ, लेकिन अगर हो भी जाता है तब भी कुछ नहीं, मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमारा पॉइंट जो है, जो मैं जिसको समझाने के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं किसी और चीज़ का तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन डेयरी को तो हम जानते ही हैं आपके ज़रिए से, और खुद इसमें मैं इन्वॉल्व हूँ लगभग 10-12 साल से। तो हमारा पॉइंट ये है कि अगर यूएस इंडिया को एक्सपोर्ट करता है तो एक लिमिट में एक्सपोर्ट करेगा वो, क्योंकि वो खुद भी तो कंज्यूम कर रहा है ना उन प्रोडक्ट्स को। तो अगर और देशों को ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहा है वो ये चीज़ें, तो अगर हमें वो कुछ एक्सपोर्ट करेगा तो वो अपना ऑलरेडी जो प्रोड्यूस हो रहा है और जो एक्सपोर्ट हो रहा है, जो कंज्यूम हो रहा है, उसके बाद जो बचेगा उसमें से ही हमें वो देगा। तो वो कितना है? ऑलरेडी अभी जो उसका मार्केट बना हुआ है, चाहे एक्सपोर्ट का है या उसका डोमेस्टिक मार्केट है, उसमें से कितना उसके पास बचता है जो इंडिया की डिमांड को पूरा कर सके। देखिए इंडिया में अभी मैंने आपको बताया कि 230 मिलियन मेट्रिक टन दूध का उत्पादन 2023-24 में हुआ। अब तो ये और भी बढ़ गया है, 240 या 242 हो गया है, और ये भी इंडिया की पॉपुलेशन को कम पड़ रहा है, ठीक है। और यूएस का टोटल मिल्क प्रोडक्शन कितना है? 101.6 मिलियन मेट्रिक टन, ये 2023 का ही डाटा है। मान लीजिए इनके यहाँ तो डेयरी की ग्रोथ इतनी है भी नहीं। तो डोमेस्टिक कंजम्पशन कितना है अगर यूएस का देखें तो हार्डली मतलब 85 या 88 मिलियन मेट्रिक टन, मतलब जो उन्हें अवेलेबल होता है तो जितना प्रोड्यूस हो रहा है उतनी ही रिक्वायरमेंट है यूएस को, लेकिन अवेलेबल कितना हो पा रहा है वहाँ पे 85 के करीब ये अवेलेबल हो पाता है। बाकी जो बचता है ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं, इनके ऑलरेडी एस्टेब्लिश मार्केट हैं जैसे चाइना वगैरह है ना, और कनाडा है, मैक्सिको है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं। तो वहाँ पर ये जो 15 से 20 मिलियन मेट्रिक टन बचता है उसे एक्सपोर्ट कर देते हैं। और ये जो एक्सपोर्ट करते हैं उसमें हाई वैल्यू प्रोडक्ट हैं, दूध एक्सपोर्ट नहीं किया जाता है, चीज़ एक्सपोर्ट किया जा रहा है, नॉन फैट ड्राइड मिल्क जो स्किम मिल्क पाउडर जिसे कहते हैं हम, 30% वो एक्सपोर्ट किया जा रहा है, 40% चीज़ एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इसके अलावा जो 30% बचता है उसमें लैक्टोज और वे बटर वगैरह ये एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इंडिया के लिए जो पोटेंशियल एक्सपोर्ट बचता है वो कितना बचता है? अगर हम सब चीज़ें निकाल दें तो 0 से लेकर 5 मिलियन मेट्रिक टन का एक्सपोर्ट इंडिया के लिए बचता है। तो ये 5 मिलियन टन मैक्सिमम अवेलेबल हो सकता है जिससे ये इंडिया को एक्सपोर्ट करेंगे, मतलब यूएस अपने एग्जिस्टिंग एक्सपोर्ट मार्केट। और ये भी डिपेंड इस बात पे करेगा कि जो ऑलरेडी कहीं एक्सपोर्ट कर रहा है उसे काटेगा, फिर वो हमारे यहाँ एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश मार्केट्स हैं उन्हें तोड़ना कोई अक्लमंदी किसी के लिए नहीं होती है। लेकिन ये इसके पीछे पड़े क्यों हैं? ये चाहते हैं कि टोटल एग्रीकल्चर मतलब खोल दिया जाए, मतलब गेहूँ चाहिए खुद ना उगाएं, लेकिन यूक्रेन से गेहूँ लेके वो इंडिया में बेचना चाहते हैं, है ना। तो ये एक डिस्पैरिटी यहाँ पर चल रही है। एक आर्गुमेंट ये भी है कि जब 0 से लेकर 5 मिलियन मेट्रिक टन इनके पास एक्सपोर्ट करने के लिए हैं और इंडिया की खुद की प्रोडक्शन जो है वो 240 मिलियन मेट्रिक टन है, तो ये तो मतलब उस मुकाबले में कुछ है ही नहीं, है ना। मतलब जितना ये हमारे यहाँ एक्सपोर्ट करना है, हम तो खुद ही 240 मिलियन मेट्रिक टन के करीब प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर ये मान लीजिए 1 से 2 मिलियन मेट्रिक टन भी अगर ये इंडिया में एक्सपोर्ट करते हैं तो ये टोटल कंजम्पशन का सिर्फ 0.4 to 0.9% होगा, ठीक है। लेकिन हाई वैल्यू प्रोडक्ट आएंगे, इनके चीज़ है, प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, मान लो जैसे मिल्क पाउडर है या चीज़ वे वगैरह है, तो ये चीज़ें आइसक्रीम में या पिज़्ज़ा विज़्ज़ा में यूज़ होती हैं। तो हाई वैल्यू जो वैल्यू एडिड सेक्टर है
ये चीज़ का या मिल्क पाउडर वगैरह का, वो ही इससे इम्पैक्ट होगा, वो भी 10 से 15% तक। ठीक है, तो इसमें 2023 में लगभग ये इंडिया में 18,975 बिलियन रुपीस का मार्केट था, और जो अमेरिका है वो इसमें से अगर हमने पूरे टैरिफ हटा दिए तो वो लगभग 950 बिलियन का मार्केट कैप्चर कर सकता है, वो भी दूसरे उन्हें काट के। तो जो बड़े कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं, मदर डेयरी, अमूल वगैरह, या और जो नेस्ले है, नेस्ले खुद अमेरिकन कंपनी है, वो खुद यहाँ से मिल्क प्रोक्योर करके और ये सब चीज़ें बनाती है। कुछ छोटे प्लेयर्स भी हैं, है ना, और इंडियंस को तो आप जानते ही हैं, सस्ते में उनसे तो कम्पीट कोई कर नहीं सकता है। जब एक वो आ जाता है तो मिलावटखोरी और वो सब शुरू हो जाती है ना। तो ये जो चीज़ें हैं मतलब डेयरी सेक्टर को लेके जो मैंने डाटा आपके साथ शेयर किया, ये हमें ये बताता है कि हमें मतलब इतना ज़्यादा घबराने की कम से कम डेयरी को लेके ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़े बहुत टैरिफ घटा भी देते हैं, क्योंकि भाई पॉलिसी मेकर्स हैं, वो और चीज़ों को भी देख रहे होंगे, उन्हें और सेक्टर्स को भी देखना है और इकोनॉमी को भी देखना है, तो वो अपने हिसाब से जो भी फ़ैसला लेंगे वो तो वो लेंगे ही, और हमें उसे फॉलो भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर ज़ीरो पे भी बात आ जाती है, नहीं आएगी, 99% नहीं आएगी, लेकिन 1% आ भी जाती है, तो डेयरी फार्मर को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूँगा कि अब देश, दुनिया, तरक्की याफ्ता मुल्क ऐसी स्थिति में आ रहे हैं, कैपिटलिज्म अपना वो काला चेहरा, पूंजीवाद अपना वो काला चेहरा दिखा रहा है, जिसके लिए कार्ल मार्क्स ने बहुत पहले कहा था। ठीक है, तो ये किसी तरीके का मतलब इनके अंदर कोई इंसानियत नहीं रह जाती है जब प्रॉफिट की और उसकी बात आती है ना। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ाइए, अच्छे एनिमल्स को ब्रीड कराइए, अच्छा सीमेन यूज़ कीजिए। ये वक्त है कि आप इस मतलब जो हमारे ऊपर एक दुविधा पड़ी है, मुश्किल पड़ी है, परेशानी आई है, इसमें हम और स्ट्रॉन्ग होकर निकलें, है ना। और ये हम कब कर सकते हैं, जब हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। अमेरिका में पास्चर्स हैं या साइलेज वगैरह हैं, कॉर्न, मतलब अगर इंडिया में 1 एकड़ में 2 टन कॉर्न हो रही है, तो अमेरिका में 1 हेक्टेयर में 2 टन कॉर्न हो रही है, मक्का हो रही है, तो अमेरिका में 12 टन होती है जो जीएम क्रॉप है। हम कैसे उसका मुकाबला करेंगे? और जीएम हमारे यहाँ अलाउ नहीं है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न है वो अलाउड नहीं है। और यही पंगा अब चल रहा है कि आप हमारे यहाँ से मक्का भी इंपोर्ट करो जो एग्रीकल्चर का है, चावल भी करो, गेहूँ भी करो, सब कुछ। तो अरे भाई हम क्यों करें जब हम खुद उगा रहे हैं? तो हमारे मार्केट्स को डिस्टॉर्ट करने का, डिसरप्ट करने का ये एक तरीका है। और देखिए, जिस देश का एग्रीकल्चर नहीं रहता ना, तो वो देश फिर या वो नेशन ज़्यादा नहीं चल सकता। क्योंकि होगा क्या, मान लीजिए आप सारे टैरिफ ख़त्म कर दें और उनके सस्ते प्रोडक्ट यहाँ पर आकर बिकने लगें, तो 1-2 साल में क्या होगा, हमारा फार्मर तो बाहर निकल जाएगा। क्योंकि भाई जब सस्ती चीज़ मार्केट में बिक रही है तो कोई महंगी चीज़ क्यों ख़रीदेगा, है ना। तो 2 साल में फार्मर बाहर, जब हमारा एग्रीकल्चर ख़त्म, तो फिर वो मनचाहे रेट पे अपना वो उसे बेचते रहें, है ना। तो एग्रीकल्चर को तो जितना बढ़ावा दिया जाए, डेयरी सेक्टर है, पोल्ट्री सेक्टर है, उतना ही कम है। तो आप अच्छी फील्ड में हैं और देश को सपोर्ट करने का ये एक सुनहरा अवसर है, और हम स्ट्रॉन्ग बन के इसमें से निकल सकते हैं। मैं जिस भी कैपेसिटी, जिस भी कैपेबिलिटी के साथ हूँ, फार्मर्स के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ और सपोर्ट करता हूँ, कर रहा हूँ और करता रहूँगा जहाँ तक भी मेरी कैपेबिलिटी होगी। लेकिन आप इससे घबराएं ना। हालांकि पोल्ट्री के लिए मैं एक और आपके साथ शेयर करूँगा, डेटा ही शेयर करूँगा, और भाई आगे क्या होना ये तो रब ही जानता है, ऊपर वाला ही जानता है।
लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। फिर किसी वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।